देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 mm अंतराल पर स्थित दो सिल्टों पर 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। सिल्टों से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए एक पर्दे पर फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है, और दूसरे पॉइंट में हमको क्या फाइंड आउट करना है कि केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो व्यतिकरण का फिगर कैसे बनता है, तो इस तरीके से बनता है। देखिए ये पर्दा हो गया और पर्दे से ये सिल्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ से कहीं पर ये केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये व्यतिकरण करते हुए दो तरंगें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 mm के अंतराल सिल्टों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं 2 mm। बहुत बार करा चुके हैं, बार बार ये नहीं लिखेंगे कि दो सिल्टों के बीच की दूरी जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। 2 mm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 mm इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। 5800 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लीजिए मीटर में, 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिल्टों से पर्दे की दूरी कितनी दे रखी है, वो कैपिटल डी दे रखी है। कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर। ठीक है, ये हमको सब इतना दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से हमको देखिए क्या है, पहला फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला पता है क्या, कि W इज इक्वल्स टू या बीटा इज इक्वल्स टू, W इज इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो बिट कितनी आ जाती है वो देख लीजिए। W इज इक्वल्स टू कैपिटल डी की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम। 5800 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। और डी की वैल्यू स्मॉल डी की 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसको क्या करिए, यहाँ से 3 पावर से ये 3 पावर चली गई, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा, 29। ठीक है, तो यहाँ 29 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, इंटू 10⁻, माइनस यहाँ पर कितनी 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू कितना, 29 इंटू 10⁻, ये प्लस की 2 और ये माइनस की 7, यहाँ कितनी बचेंगी, माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, ये माइनस का 5 है। ये क्या करिए आप यहाँ से 2 से गुणा करा दीजिए। क्या करिए इसको, यहाँ से 2 से हम क्या करेंगे, इन दो पावर में से प्लस की ले लेंगे, तो प्लस और करेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ 2 से 10⁻² से मल्टीप्लाई कराइए और 10⁻² से डिवाइड कराइए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब ये डिवाइड कराएंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.29 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्लस की हैं और ये -5 की हैं, तो कितना हो जाएगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू, और इस क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे 29 को, 0.29 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आया है, मीटर में आया है, इसको क्या कर सकते हैं, 0.29 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही किया गया है। अगर आपका आंसर मिलीमीटर में पूछा गया हो तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं मिलीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारा मिलीमीटर में आ जाता है 0.29। ठीक है, और हमको क्या चाहिए अब, केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है फार्मूला, केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज, तो ये फार्मूला होता है केंद्रीय फ्रिंज से पांचवीं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की दूरी कितनी हो जाती है। इसको किससे लिखते हैं, जनरलाइज फॉर्म में, एक्स एम इज इक्वल्स टू एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो कैपिटल डी लैम्डा की वैल्यू, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी, इतनी 2.29। तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी है, 5, तो एम की वैल्यू 5 लगा दीजिए, तो x5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.29। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 की दूरी कितनी आ जाएगी, x5 की दूरी 5 9 सा 45, 5 आ गया, 5 2 सा 10, 1.4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, मिलीमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पहले हमको क्या दे रखा है, तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, और यहाँ पर जो दिया गया है वो लिख लेते हैं I1। मैंने क्या मान रखा है कि पहली तरंग की तीव्रता मान लेते हैं I1 है, और दूसरी तरंग की तीव्रता क्या मान लेते हैं, I2 है। तो I1
अपॉन I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 1/9। ये रेशियो में दे रखा है, तो इसको ही रेशियो में जो दे रखा होता है उसको क्या कर लेते हैं, x लगाकर मान लेते हैं कुछ, या a लगाकर हम मान लेते हैं। चूंकि a यहाँ पर अभी हम आयाम के लिए यूज़ करेंगे तो a नहीं लगाएंगे, तो कुछ भी x y लगा लीजिए। तो I1 अपॉन I2, तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y मान लेते हैं, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल्स टू 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक फार्मूला पता है क्या, कि तीव्रता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आयाम के स्क्वायर के, आयाम के स्क्वायर के। तो I इज प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो I1 के लिए लिखेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू के A1 का स्क्वायर। ठीक है, और I2 के लिए लिखेंगे तो I2 इज इक्वल्स टू के A2 स्क्वायर। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या क्या ज्ञात करना है, A1 और A2 इनके आयाम ज्ञात कर लेने हैं, उसके बाद महत्तम और न्यूनतम तीव्रताएं हम ज्ञात कर पाएंगे। ऐसे हम डायरेक्ट इसकी महत्तम तीव्रता तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमको A1 और A2 की जरूरत पड़ती है। तो A1 और A2 कितना हो जाते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो इनको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, के A1 का स्क्वायर अपॉन के A2 का स्क्वायर। ठीक है, के से के कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I1 और I2 की वैल्यू 1/9 दे रखी है, तो 1/9 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि आप क्या करिए, इसको स्क्वायर को हटा दीजिए। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट 1/9, और ये क्या हो जाता है, 1/3। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1/3 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, A1 की वैल्यू कितनी है, इसको x मान लें, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 बराबर 3x मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं A1 और A2 की। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, I मैक्सिमम और I मिनिमम। तो I मैक्सिमम होता कितना है, I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, A1 प्लस A2 के होल ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो I मैक्सिमम कितना हो जाएगा, I मैक्सिमम इज इक्वल्स टू के A1 प्लस A2 के होल ऑफ स्क्वायर के। और जैसे सिमिलरली I मिनिमम कितना निकल के आ जाएगा, I मिनिमम इज इक्वल्स टू के A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इनको क्या करिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड अनुपात चाहिए हमको, डिवाइड कर देंगे। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना है, के A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन के A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये से के कट गया, अब कितना बचा, अब क्या करिए, आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए। तो x प्लस 3x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन x माइनस 3x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं I मैक्सिमम, I मिनिमम की अनुपात कितना आ जाएगा, I मिनिमम कितना, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, और अपॉन ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 16 कट गया, तो कितना आ गया, 4/1। तो I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम, I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम इज इक्वल्स टू 4:1। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दे रखा है कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों का आयाम 4:9 के अनुपात में है। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप खुद स्वयं होमवर्क में करिए। वैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर A1 रेशियो A2 कितना दे रखा है, 4:9 दे रखा है। ठीक है, तो 4:9 दे रखा है। अध्यारोपण से उत्पन्न अधिकतम, तो I मैक्सिमम और I मिनिमम का अनुपात हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो I मैक्सिमम कितना होता है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था कितना, A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करिए आप, A1 की वैल्यू मान लेते हैं 4x है, और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 इज इक्वल्स टू 9x है। अब आप क्या करिए, यहाँ से वैल्यू उठाइए, यहाँ रख दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देख लीजिए। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल्स टू 4x प्लस 9x अपॉन 4x माइनस 9x, और इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13x स्क्वायर, 13x का होल ऑफ स्क्वायर, और ये 5 माइनस का x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना हो जाएगा, ये 169x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर, ये कट गया, कितना बचा, 169/25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। I मैक्सिमम पूरा कर ही दिया है, मिनिमम इज इक्वल्स टू कितना, 169/25। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक पर्दे को एक पतली शीट से 2 मीटर दूरी पर रखा गया है।
सिल्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमको सिल्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यदि प्रथम अदीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के दोनों ओर 5 मिलीमीटर की दूरी पर बनती है, यदि लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर की तरंगें सिल्ट पर आपतित होती हैं। तो यहाँ पर ये कैसा है, विवर्तन का फ्रिंजेस बना रहे हैं, और विवर्तन के लिए हमको अगर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा होता है तो व्यतिकरण या विवर्तन में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम विवर्तन के लिए यूज़ करेंगे। तो विवर्तन का फिगर कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ से कहीं से प्रकाश स्रोत होता है, तो यहाँ पर हमको केंद्रीय उच्चिष्ट इस तरीके से मिलता है, ठीक है, ये प्रकाश का, और ये निम्निष्ट मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये निम्निष्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको क्या क्या दे रखा है वो मान लेते हैं, और उसके बाद हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं उनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या क्या करते हैं कि हम सिल्ट की चौड़ाई को मान लेते हैं, कितना, ई मान लेते हैं, ठीक है। तो माना सिल्ट की चौड़ाई कितनी है, माना स्लिट की चौड़ाई स्मॉल ई है, ठीक है। और विवर्तन के प्रतिरूप में विवर्तन के प्रतिरूप में विवर्तन के प्रतिरूप में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के प्रत्येक ओर प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए के प्रत्येक ओर का मतलब दोनों ओर, प्रत्येक ओर प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए कितना हो जाता है, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। ये अभी हम पहले कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है, पहले बता चुके हैं आपको, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ फिर लिख रहे हैं, थीटा बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पर सिल्ट जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये इतना चौड़ा नहीं होता, ये बहुत ही पतला सा होता है। आपको जब पैटर्न मिलेगा, अगर आप ये फिगराइज में देखते हैं कि आप ये इनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन चौड़ाई होती कितनी है, एमएम में होती है, और एमएम की दूरी आप बहुत छोटी मान सकते हैं। तो तब थीटा कैसा होगा, तब भी बहुत छोटा होगा। तो साइन थीटा किस तरफ हो जाएगा, साइन थीटा किसकी तरफ, थीटा की तरफ टेंड्स कर जाएगा। तो ई थीटा इज इक्वल्स टू कितना, लैम्डा हो जाता है, ठीक है। तो ई थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा है। आगे हम क्या है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है कि सिल्ट की चौड़ाई चाहिए, ठीक है, और दोनों ओर अदीप्त फ्रिंजेस भी बन रही हैं और दीप्त फ्रिंजेस भी बन रही हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई उनकी क्या होगी, एक्स होगी। तो हम क्या करते हैं, जो पर्दे पर दूरी अदीप्त फ्रिंजेस की दूरी है वो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। कि माना प्रथम अदीप्त फ्रिंज प्रथम अदीप्त फ्रिंज की पर्दे पर दूरी कितनी है, एक्स है, दूरी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तथा सिल्ट तथा पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, वो डी होती है। सिल्ट तथा मान लेते हैं हम लोग, सिल्ट तथा पर्दे के बीच की दूरी वो कितनी होती है, बराबर कैपिटल डी। तो एक फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी। कैसे होता है, ये आप विवर्तन जब समझाया था तो आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी कैसे आ जाता है। देखिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाइए, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आप आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ई, और यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी। तो लैम्डा अपॉन ई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन डी। हमको क्या चाहिए है, ई की वैल्यू चाहिए है, तो ई को इधर करिए, बाकी सबको इधर कर दीजिए। तो ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पर हमको कितनी दे रखी है, लिख लीजिए। लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और हमको क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू 5 mm दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 5 mm। तो 5 को क्या करिए, चेंज कर लीजिए मीटर में, 5 इंटू 10⁻³ मीटर mm में है। और दूसरा क्या दे रखा है, हमको d की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल D की वैल्यू कितनी दे रखी है, पर्दे से सिल्ट के बीच की दूरी 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है, पर्दे से सिल्ट के बीच की दूरी, पर्दे से पतले सिल्ट से पर्दे के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 2 मीटर यहाँ पर दे रखा है। तो d इज इक्वल्स टू, कैपिटल D इज इक्वल्स टू कितना, कैपिटल D इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आप क्या करिए, इसमें वैल्यू लगा दीजिए। तो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन एक्स की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3। 5 से 5 कट गया, 3 पावर से ये 3 पावर चली गई, तो यहाँ कितना बचा,
यहाँ बचा 2 इंटू 10⁻⁻4 बचा, ठीक है। यहाँ से क्या करिए, एक पावर यहाँ से पॉइंट इधर लेके आएंगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी, तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 10⁻⁻3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2 मिलीमीटर, पॉइंट का 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा, या 2 × 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।